हेलो गाइस। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक अभी अमीनो एसिड नहीं है, अमीनो एसिड कुछ देर बाद पढ़ाएंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो है, अभी तक जितना हमने बायोमॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन मतलब बायोमॉलिक्यूल्स के हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं हम उसी से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और वो भी हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। बहुत लोगों को ये कंप्लेन होता है कि क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं या फिर वो दूसरे राइटर के बुक से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी पे मेन फोकस किया जाना चाहिए क्योंकि हर जगह पे एनसीईआरटी को ही सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के कुछ ऐसे सवाल जिसके टॉपिक अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्या, व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स। ये तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मोनोसैकेराइड्स क्या होता है। इसका डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए इतना इजी क्वेश्चन तो छोड़ देते हैं। दूसरा है रिड्यूसिंग शुगर्स। व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर किसको कहते हैं? या तो एल्डोज या फिर कीटोज जो कि हमारा फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे, उन्हें क्या कहते हैं हम? रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। उसके बाद है तीसरा हमारा राइट टू मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो है दो कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस का नाम बताना है। अच्छा, प्लांट में क्या पाया जाता है? हमने तो सबसे मतलब दो शायद इसके पिछले वाले लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया होगा। सेलुलोज जो है, सेलुलोज किस में पाया जाता है? प्लांट किंगडम में। यानी फर्स्ट हमारा क्या हुआ? सेलुलोज। सेलुलोज किस में? प्लांट में ही होता है ना। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सेल वॉल बनाना, ठीक है। और दूसरा है जो हमारा स्टार्च। स्टार्च जो है उसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल स्टोर होके रहता है, ठीक है ना। ये तो आप 7th से पढ़ते आ रहे हैं। अब जो है तीसरा है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, मतलब कुछ नाम दिया हुआ है जिसमें आपको छांटना है कि ये इसमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है कौन सा डाइसैकेराइड है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है राइबोज। राइबोज क्या होता है? दूसरा है हमारा 2-डीऑक्सी-राइबोज। 2-डीऑक्सी-राइबोज। तीसरा है हमारा माल्टोज। चौथा है हमारा गैलेक्टोज। और पांचवा है फ्रुक्टोज। और छठा है लैक्टोज। ये आपका होम असाइनमेंट है कि आपको इसमें छांटना है कि कौन सा कौन सा आपका मोनोसैकेराइड है और कौन सा डाइसैकेराइड है, क्योंकि हम मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड एक एक को पढ़ाए हैं। आपको एक एक चीज़ हम डिस्कस किए हैं। ये आपका होम असाइनमेंट बनता है कि आप इसमें से छांटे कि कौन सा मोनोसैकेराइड है कौन सा डाइसैकेराइड है। लैक्टोज क्या है? फ्रुक्टोज क्या है? गैलेक्टोज क्या है? माल्टोज क्या है? 2-डीऑक्सी-राइबोज क्या है? और राइबोज क्या है? ये आपको छांटना है कि ये क्या है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको छांट लेंगे कि इसमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है और कौन सा डाइसैकेराइड है। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको इसका सॉल्यूशन बता देंगे। उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से आप क्या समझते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है? दो मोनोसेकेराइड के बीच में एक ऑक्साइड बॉन्ड बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और वो जो बनता है H2O मॉलिक्यूल निकालने के बाद बनता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बॉन्ड बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और वो जो बनता है H2O मॉलिक्यूल निकालने के बाद बनता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जैसे कि हमारा जो जब हमने सुक्रोज है उसके बाद है हमारा क्वेश्चन क्या, व्हाट इज ग्लाइकोजन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च। देखिए ग्लाइकोजन क्या है और ये स्टार्च से डिफरेंट कैसे।
ग्लाइकोजन जो है हमारा एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है ग्लाइकोजन? एक पॉलीसेकेराइड है। और ये स्टार्च से कैसे डिफरेंट है? आपने अब जो पिछला लेक्चर देखा होगा उसमें हमने पढ़ाया था कि स्टार्च जो हमने डिस्कस किया था कि जो स्टार्च जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा एमाइलोज और एमिलोप्सिन। एमिलोप्सिन से बहुत ज़्यादा मैच करता है हमारा ग्लाइकोजन। लेकिन क्या होता है कि जो हमारा एमाइलोप्सिन है उसमें भी ब्रांच होता है, और जो ये ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन में भी ब्रांच होता है। लेकिन ग्लाइकोजन में ज़्यादा ब्रांच होता है एज़ कम्पेयर टू आपका जो क्या नाम है उसका, एमाइलोप्सिन के कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा आपका ब्रांच होता है इसमें। अब जो तीसरा है हमारा, व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। इसका हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या क्या है? सुक्रोज का और लैक्टोज का। अच्छा, सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या मिलता है? सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या मिलता है? ये तो आपने 2 बार पढ़ा है। एक बार जब हमने सुक्रोज डिस्कस किया था उसका, और उसके बाद हाँ सुक्रोज में ही, उसके बाद जब उसका स्ट्रक्चर बनाया था तो दोनों जो अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में लिंक्ड हुए थे। तो वही जो अल्फा डी ग्लूकोज है और यहाँ जो अल्फा डी फ्रुक्टोज बीटा डी फ्रुक्टोज मिला था, सॉरी अल्फा डी ग्लूकोज दोनों नहीं था। माल्टोज जब टूटता है, माल्टोज का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तब वो दोनों मॉलिक्यूल जो देता है वो अल्फा डी ग्लूकोज का देता है। लेकिन क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं। C12H22O11 जब H2O के साथ, जब इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं H2SO4 के साथ, तो हमें ये क्या देता है? एक अल्फा डी ग्लूकोज देता है C6H12O6 प्लस एक बीटा डी फ्रुक्टोज देता है C6H12O6। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, एक अल्फा डी ग्लूकोज देता है और एक बीटा डी फ्रुक्टोज देता है। तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हमारा क्या प्रोडक्ट मिला? एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी फ्रुक्टोज। उसके बाद दूसरा है हमारा लैक्टोज। बोल रहा है कि लैक्टोज को जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें ये क्या देता है? लैक्टोज जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये हमें देता है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, देखिए बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होता है, लेकिन कार्बन 4 पे OH का जो पोजीशन है वो एक दूसरे में चेंज रहता है। बाकी इसका जो स्ट्रक्चर है आइडेंटिकल होता है। अब जो है हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेल्यूलोज। स्टार्च और सेल्यूलोज के बीच में बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंस क्या है? अच्छा, स्टार्च हमारा किस चीज़ से बनता था? स्टार्च किस चीज़ का पॉलीमर है? आपको तो पता ही होना चाहिए। स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है और जो सेलुलोज है वो बीटा डी ग्लूकोज से बनता है। तो आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंस पता चल गया, एक अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है और एक बीटा डी ग्लूकोज से। ठीक है, अब जो है हमारा उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, What happens when D-glucose is treated with the following reagent? अच्छा, जब D-glucose को हम HI के साथ रिएक्शन कराते हैं, CH2OH, यहाँ 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ CHO होता है ना ऊपर में, यहाँ CH2OH। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे OH H 1 2 3 H OH OH OH, इधर H और इधर H। ठीक है, इसको जब हम HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या देता है? ये नॉर्मल कार्बन चेन देता है, हेक्सेन CH3 CH2 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 3 2 5 और CH3। ये क्या देता है हमें? 6 मेंबर्ड का एक चेन देता है। अब जो है जब हम इसका किस चीज़ से रिएक्शन कराते हैं, पहले तो यहाँ HI के साथ रिएक्शन कराए। अब जो दूसरा किसके साथ दिया है? ब्रोमीन वाटर के साथ। अगर ब्रोमीन वाटर के साथ हम रिएक्शन कराएंगे इसका तो हमें क्या प्रोडक्ट देगा? ये ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड यानी COOH यहाँ पे
और बाकी जो आपका स्ट्रक्चर है वो चलते रहेगा, 1 2 3 4 5 6 CHO इधर, यहाँ OH H H OH 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 H, ठीक है। यहाँ आप इस तरह से बनाते रहिए, बस ये जो हमारा क्या है, ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। अच्छा, जब हम इसका रिएक्शन HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, HNO3 के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें सैकरिक एसिड मिलता है। सैकरिक एसिड इसका मतलब ये कि यहाँ हमारा जो एक COOH है ग्लूकोनिक में, तो जब सैकरिक एसिड बनेगा तो ये जो CH2OH दिख रहा है ना, CHO लिख दे गलती से, CH2OH जो दिख रहा है ना, ये CH2OH भी आपका COOH बन जाएगा, ठीक है। तो वो जो बन जाएगा हमारा, उसको हम बोलते हैं सैकरिक एसिड, ठीक है। अब जो है यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बचा है, हाँ एक, एल्यूमिनेट द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। अच्छा, आपको याद तो होना चाहिए कि ऐसा कौन कौन सा रिएक्शंस है जिससे मतलब जिसको जो ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर प्रूफ नहीं कर पाया था। कोई आइडिया होना तो चाहिए। सिर्फ टेस्ट नहीं देता है, ये NaHSO3 के साथ रिएक्शन करके एडिशनल प्रोडक्ट नहीं देता है। हमारा जो ग्लूकोज है वो 2 फॉर्म बनाता है, एक क्या, अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज, लेकिन हमारा लीनियर स्ट्रक्चर नहीं बना पाता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। ये 3 तो हो गया। और क्या है, जब हमारा एसिटेट एनहाइड्राइड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं ग्लूकोज का, उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमारा हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बावजूद इसके कि वहाँ पे एक CHO ग्रुप रहता है। और यही चीज़ जो है लीनियर स्ट्रक्चर प्रूफ नहीं कर पाता है, इसीलिए हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उसके बाद जो है हम अमीनो एसिड के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ ले प्रोटीन के बारे में। तो चलिए, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, क्या होता है प्रोटीन, कोई आइडिया? प्रोटीन जो है, प्रोटीन जनरली हमारा जो लिविंग थिंग्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और जो सबसे चीप मतलब सोर्सेस है प्रोटीन का, वो क्या है, जैसे मिल्क है, चीज़ है, फ्रूट्स है, ये सब क्या है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और जो प्रोटीन है, सबसे बड़ा बात, जो प्रोटीन इतना देर से बक रही है, प्रोटीन होता कैसे है, किस चीज़ से बनता है, कोई ना कोई तो छोटा चीज़ होगा ना, छोटा यूनिट होगा जिससे प्रोटीन बनेगा। जैसे कोई भी बड़ा घर बनता है, उसके लिए एक छोटी यूनिट जो है वो एक ईंट होती है, तो उसी तरह से किसी ना किसी चीज़ से तो हमारा प्रोटीन बना होगा ना। प्रोटीन हमारा बनता है एमिनो एसिड से। ये एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है अल्फ़ा एमिनो एसिड से, अल्फ़ा एमिनो एसिड से, ठीक है। ये किस चीज़ से बनता है, अल्फ़ा एमिनो एसिड से। हमारा अल्फ़ा एमिनो एसिड होता है ये, इसको जो अमीनो एसिड है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें जो होता है एक अमीनो यानी एक एमाइन ग्रुप प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एक एमाइन प्रेजेंट रहता है, और क्या प्रेजेंट रहता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट रहता है, इसीलिए जो है उसको एमिनो एसिड बोला जाता है। तो एमिनो एसिड जो है उसको क्लासीफाई जब किया गया, वो 3 तरह से क्लासीफाई हो सकता है, एक एसिडिक, एक बेसिक और एक न्यूट्रल। वो कैसे, अगर बेस का क्वांटिटी ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू एसिड, तो हमारा जो बेसिक हो जाएगा, पूरा एमिनो एसिडिक मतलब एमिनो वाला पूरा क्या हो जाएगा हमारा एज बेसिक हो जाएगा। अगर एसिड का क्वांटिटी ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू बेस, तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन नहीं, ये जो एमिनो एसिड है वो एसिडिक बन जाएगा। और अगर दोनों का क्वांटिटी सेम हो तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल होगा कि नहीं।
अच्छा, इसी चीज़ से जो है अमीनो एसिड होता क्या है, ये जनरली हमारा कलरलेस होता है अमीनो एसिड, और क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। अमीनो एसिड मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट। अब जो है कि ज्विटर आयन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला बात, ज्विटर आयन। कार्बन का वैलेंसी पूरा है, हाँ। ये देखिए, यहाँ हमारा एक एमिनो ग्रुप भी प्रेजेंट है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, यानी ये क्या है, एक एमिनो एसिड है, ठीक है। अब जो है एमिनो एसिड से हम देखते हैं कि ज्विटर आयन कैसे बनता है। अच्छा, ये जो OH है, OH, और यहाँ हमारा NH2 है, ठीक है। NH2 जो है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। ये किसी भी मतलब पॉजिटिव वाले जो आयन से उसको क्या कर सकता है, अपना लोन पेयर डोनेट करने के बाद उसके साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो OH है, यहाँ इसमें OH में क्या है, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस का चार्ज है। तो जैसे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस का चार्ज है, तो क्या ये उल्टा लिखती है, डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन का नेगेटिविटी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन क्या करेगा, ये N इस H को लोन पेयर देके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, O माइनस, और यहाँ पे जो NH3 बन जाएगा, ठीक है, NH3 प्लस। अच्छा, अगर ये बन गया तो इसमें हमारा एक नेगेटिव चार्ज भी है और एक पॉजिटिव चार्ज भी है, दोनों चार्जेस है, और इसी आयन को हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। अब ज्विटर आयन तो हमें समझ में आ गया। इसके बाद जो है जैसे हमारा एसेंशियल प्रोटीन क्या होता है, नॉन एसेंशियल प्रोटीन क्या होता है। तो जो हमारा नॉन एसेंशियल प्रोटीन होता है वो हमारा बॉडी खुद सिंथेसिस करता है उसको, और उसको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो एसेंशियल प्रोटीन से उसे वो जो है हमारे बॉडी में वो सिंथेसिस नहीं हो पाता है, और उसे बाहर से लेने की ज़रूरत होती है, ये हमारे बॉडी में सिंथेसिस नहीं हो पाता है। बाहर से एक जैसे कि हम मतलब कोई भी, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको बोला जाता है आपको प्रोटीन का कमी है, आप ये खाइए तो आपका ठीक हो जाएगा। तो वो चीज़ जो है वो हमारा क्या है, एसेंशियल प्रोटीन से, जो हमारे बॉडी जो है वो सिंथेसिस नहीं कर पाता है, उसे हमें बाहर से डाइट लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स है, जैसे क्लासिफिकेशन है, उसके बाद आप मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे जब आप क्लासिफिकेशन देखेंगे प्रोटीन्स का, जैसे कि फाइबर है, ग्लवर है, उसके बाद डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है। तो ये जो सारे टॉपिक्स इसके बाद वाले वीडियो में हम करेंगे। अभी इतना ही, तो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना